नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं पापकर्तरी योग की। पापकर्तरी योग क्या होता है उसका ब्रीफ मैंने दिया है। और 2022 का मैंने जब पूरे साल का जो वीडियो बनाया है उसमें भी हर लग्न के लिए मैंने जो बोला है उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया है। और मुझे लगा कि ये थोड़ा डिटेलिंग होना चाहिए इसका, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि पापकर्तरी योग नॉर्मली बर्थ चार्ट में भी होते हैं। दो अशुभ ग्रहों के बीच में ये जो पापकर्तरी योग क्या है उसका मैंने एक ब्रीफिंग दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये योग क्या होता है। और हर लग्न के लिए अलग अलग हो रहा है, अलग अलग स्थान में हो रहा है, तो ये समझना ज़रूरी है। दूसरा कि जो दो अशुभ ग्रह हैं उसके बीच में जब कोई शुभ ग्रह आता है तो वो पापकर्तरी योग में आ जाता है। या कोई ग्रह नहीं आता है लेकिन सिर्फ दोनों और अशुभ ग्रह हैं तो भी वो स्थान पापकर्तरी योग में आ जाता है, तब उसके इफ़ेक्ट नेगेटिव हो जाते हैं या उसके रिलेटेड इफ़ेक्ट्स हमें सही नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहु और शनि के बीच में गुरु आ रहे हैं। और ये पापकर्तरी योग की वजह से पूरा जो इफ़ेक्ट है वो गुरु और गुरु का घर यानी कि वो स्थान भी आ रहा है जो गुरु उसके मालिक है, और गुरु खुद जो स्थान के अधिपति है वो भी आ रहे हैं। इसीलिए ये योग बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझना। और मेरे हिसाब से इसको अगर आप समझ के अकॉर्डिंगली, अगर एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट यही है कि आप उसका फ़ायदा उठाएं, उसको किस तरह से हम लाइफ में उसको अप्रोच करें उसका। और जो हमें तकलीफ़ आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे रिलेट करती हुई मैटर में, फॉर एग्जांपल आपके कुंडली में भी परमानेंट ये योग हो सकता है दो अशुभ ग्रहों के बीच में एक शुभ ग्रह का बैठना, या दो अशुभ ग्रहों के बीच में जो स्थान आता है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो वो आपकी लाइफ में जब जब ये योग अगर बर्थ चार्ट में परमानेंट है या फिर जब जब बना है तब क्या हुआ है, किस ग्रह से किस स्थान में ये हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप खुद अपना कुंडली भी समझते रहें, देखते रहें। हाँ, किसी को ये लगे कि भाई कुंडली क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें पार्ट 1, उसमें क्लैरिटी हो जाएगी, आप देखिएगा वो। और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लग्न के हिसाब से जा रहे हैं। तुला लग्न के लिए हम बात करेंगे। कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुला लग्न के लिए गुरु जो है वो जब मीन में आएंगे 13 अप्रैल 2022 को मीन में आ रहा है गुरु। और 12 उससे एक दिन पहले 12 अप्रैल को राहु जो है वो केतु के साथ ट्रांजिट करके मेष में आ रहा है। राहु मेष में, तुला में आपका केतु। और ये आपकी कुंडली का 7वां भाव है जहाँ पर राहु आ रहे हैं। गुरु जो है वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव में आ रहे हैं। और अप्रैल में ही ये दोनों आ रहे हैं। और अप्रैल में तीसरे जो है शनि, वो आपके कुंडली में 29 अप्रैल को आपकी कुंडली में जहाँ 11 नंबर लिखा है आपकी कुंडली का 5वां जो भाव है वहाँ पर आ रहे हैं। अब शनि के यहाँ जिस दिन शनि आएंगे उस दिन ये योग शुरू होगा, राहु और शनि के बीच में गुरु का आना। और गुरु जिस स्थान के, मतलब वो मीन राशि है वहाँ पर 12 नंबर लिखा है वो पाइसियन राशि है, मून साइन। तो वो स्थान भी उस चक्रव्यूह में आ रहा है, तो स्थान का मालिक भी गुरु है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो शनि और राहु के बीच में 6th हाउस कुंडली का 6ठा भाव जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वो दोनों कैप्चर हो रहे हैं, कुंडली का 6ठा भाव और उसका मालिक। सो कन्या तुला लग्न के लिए बहुत सारे इफेक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पर आपका जॉब का स्थान है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। और क्योंकि गुरु आपके 3rd हाउस के भी मालिक हैं जहाँ पर 9 नंबर लिखा है धनु राशि उसे कहते हैं, उसका मालिक भी गुरु है। तो वो पापकर्तरी में आ रहा है, वो कैप्चर हो रहा है, तो उससे रिलेट करती हुई भी इफ़ेक्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपके लिए गुरु आपके जॉब में प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपको लगता है कि सब आसान से हो जाएगा, कहीं आपने अप्लाई किया है सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ये समय अगर उससे पहले हो गया तो ठीक है। अदरवाइज़ ये समय आपको निकालना पड़ेगा, इसमें शायद वो हर्डल्स चलते रहें, प्रॉब्लम्स चलते रहें और वो डेट पे डेट मिलती रहे आपको, और वो आप सही उसके रिजल्ट्स ना पाएँ। तो ऐसा हो सकता है, या फिर उसमें जो आपने एक्सपेक्टेशन की है पोजीशन की या सैलरी की तो वो ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। और मैं ये कहूँगा कि
15 अप्रैल से लेके आप जुलाई एंड तक इसको समझिए, क्योंकि ये जुलाई के 12 तारीख को ख़त्म हो रहा है। शनि यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा जुलाई की 12 तारीख को वापस मकर में, और ये योग ख़त्म हो रहा है। लेकिन उसके इफ़ेक्ट आपको इम्पैक्ट देखने मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल और ये समय दुनिया के हर किसी के लिए होगा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ तुला वालों के लिए हो रहा है, ये हर किसी के लिए हो रहा है, हर इंसान के लिए। तो पूरी दुनिया को आप देखेंगे कहीं ना कहीं टेंशन्स ज़्यादा क्रिएट होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और डिपेंड करेगा हर किसी के राशि पे और पर्सनल चार्ट पे और दशाओं पे। सो वो इम्पैक्ट इफ़ेक्ट कितना हो रहा है वो डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जॉब में ध्यान रखना है, आपको बहुत बड़े सपने नहीं देखने हैं। किसी ने आपको बोला है तो उसके हिसाब से नहीं चलना है। आपको ये नहीं रखना है कि अरे हो जाएगा, ये जो रनिंग जॉब है या काम है उसको छोड़ के आप जंप कर जाएं, ऐसा मत कीजिएगा। अदरवाइज़ उसमें मज़ा नहीं आएगा। और आप अगर लोन लेना चाहते हैं, कर्ज़ लेना चाहते हैं, तो 15 अप्रैल से पहले ले लीजिएगा। अगर उसके बाद अगर आप जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वो भी आपके कमिटमेंट्स हैं। अगर आपने किसी को बोला है कि मैं ये टाइम में ये काम आपका निपटा दूंगा, तो वो लोन आपका नहीं हो पाएगा और उसमें हर्डल्स आएंगे या प्रॉब्लम्स आएंगे। आप का जो कमिटमेंट है वो ब्रेक होगा। सो प्रॉब्लम यहाँ पर है। ये स्थान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जॉब भी है, यहाँ पर आपका लोन कर्ज सब कुछ है, और यहाँ पर रोग भी है। तो यहाँ पर आपको पता नहीं होगा और सडनली आपके सामने कोई बीमारी या तकलीफ़ आ सकती है जो आप अवॉइड करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो फिर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। बिफोर 15 अप्रैल आप उसका क्योर लेके चलें। देखिए, ये जो बात है पाप कर्तरी योग को लेकर, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे डरना नहीं है। इससे आपको समझ में आए कि इसमें करना क्या है, इसको किस तरह से समझना है, उसको किस तरह से एक्सेप्ट करना है, इसके सामने हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा मैं आपको समझ में आया। इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि पाप कर्तरी योग को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये जो स्थान है वो रोग का, जैसे हमने बात की, तो आपको अगर कोई ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप उससे जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो क्योर है या केयर है, वो आप अभी से प्रोसेस में लाइए, ताकि उस समय में वो चीज़ बहुत बड़ी हो के आपके सामने नहीं आए। आगे यहाँ पर देखें तो शत्रु भाव भी है, छठा भाव है। तो शत्रु जो होंगे, शत्रु यानी क्या है? शत्रु ये नहीं है कि आपके सामने लोग दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे, बट आपका टाइम रॉन्ग चल रहा है। सो रॉन्ग टाइम में आपके लिए जो चीज़ें हो रही है वो सही नहीं हो रही है, और मैं उसको शत्रु समझता हूँ। शत्रु यानी कि जो आप चाहते हैं उससे ऑपोजिट हो रहा है, आपके लिए सही नहीं हो रहा है, आपको तकलीफ हो, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो आपके लिए शत्रु भाव है, वो उसका इफेक्ट है। इसमें किसी की ये नहीं है कि कोई आपके लिए नेगेटिव है, कोई आपको चाहता है कि कोई जानबूझ के कुछ कर रहा है, बिकॉज आपका टाइम ऐसा चल रहा है, इसीलिए आपको वो इफेक्ट मिल रहा है। जो लोग कल तक आपके लिए सही थे वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और वही कुछ समय के बाद अच्छे भी हो जाएंगे। सो बेटर है इस समय को हम समझ के चले। तो यहाँ शत्रु भाव जो है वो समय के हिसाब से आपको देखने मिलेगा। लोग आपके लिए नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, और फिर आपको लगेगा कि ये मेरे जो अपने थे, दोस्त थे या फैमिली है, वो सारे दुश्मन हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो समय का इफ़ेक्ट है। तो उसको उस तरह से एक्सेप्ट करके आपको रिएक्ट नहीं करना है, ताकि वो रिश्ते ब्रेक ना हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर गुरु, राहु और शनि, ये तीनों जो हैं वो लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है। यानी कि शनि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, 2.5 साल। गुरु जो 13 मंथ्स, और राहु 18 मंथ्स। तो यहाँ पर जो भी इफ़ेक्ट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म के होंगे। तो आपको जो भी डिसीजन लेने हैं रिलेटेड टू योर जॉब, योर करियर, योर लोन, कर्ज जो भी हैं, आपके शत्रु या आपके रोग हैं, उससे रिलेट करते हुए मैटर में आप ओपिनियन लेके आगे बढ़िए। किसी का भी, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे पूछिए कि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और ओपिनियन भी एक का मत लीजिए, एक से ज़्यादा लोगों का लीजिए, ताकि आपको व्यूज़ मिले, आपको समझ में आए। भले कन्फ्यूज़न ज़्यादा लोगों से हो,
भले कन्फ्यूज़न में समय जाए लेकिन वो बिना वजह के डिसीजन लेके आप फंस नहीं जाए, वो मैं चाहता हूँ कि वो क्लैरिटी रहे या फिर आप रुके रहें। दूसरा यहाँ पर आपके लिए गुरु की अगर दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टियाँ अच्छी है। 12th हाउस पे है, सेकंड हाउस पे है, आपके कर्मस्थान पे भी है लेकिन वो खुद कैप्चर हो रहा है, तो उसकी दृष्टियाँ अगर हम कहें तो उतनी पावरफुल नहीं रहेगी। जितनी वो पॉजिटिव होती है उसकी जगह पे वो उतनी पावरफुल नहीं रहेगी, तो उसके इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे यार, जो बहुत फ्लो में सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरे करियर में, बिकॉज कर्मस्थान का वो दृष्टि कर रहा है और 6th हाउस का मालिक है, सो जॉब का। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम हो रहा है। अब कर्मस्थान में बिजनेस भी आता है, तो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें भी हर्डल्स आने लगे, सडनली चीज़ें बदलने लगी, तो आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है। तो ये उसकी दृष्टि का पावर है, जो एक तरह से जो आपको अच्छा मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, और फिर अगस्त तक ये चीज़ होती रहेगी, जुलाई एंड तक। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, समझना है कि ये इस वजह से हो रहा है। तो आपको उसमें भी ध्यान देना है कि उसकी वजह से आप लोगों को ओवर रिएक्ट नहीं करे, या आपके जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाए या स्ट्रेस क्रिएट हो, वैसा ना हो। फर्स्ट हाउस पे भी गुरु की, अरे 12th हाउस पे भी गुरु की दृष्टि रहेगी। 12th हाउस जो है वहाँ व्यय भाव है, तो आपके लिए खर्च बढ़ सकता है, आपके कर्ज के स्थान में प्रॉब्लम हो रहा है, और व्यय भाव को वो देख रहा है। तो व्यय जो आपका कंट्रोल में था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, थोड़ा वो ध्यान दीजिएगा। आपके सेकंड हाउस में सेविंग्स है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेंगे। फैमिली है सेकंड हाउस में, स्पीच है, सो हर चीज़ पे इफेक्ट होगा। जो पॉजिटिव चल रहा है उसमें कमी आएगी, और जो अच्छा चल रहा है 6th हाउस से रिलेट करता हुआ उसमें नेगेटिविटी थोड़ी आ सकती है, थोड़ा ध्यान देना है। गुरु थर्ड हाउस का मालिक है, थर्ड हाउस यहाँ 9 नंबर लिखा है, तो आपके लिए क्या है कि थर्ड हाउस साहस का है, पराक्रम का है, तो बड़े साहस इस समय में नहीं करने हैं। बड़े साहस में मैं ये भी कहूँगा कि कुछ लोग जॉब छोड़ के बिजनेस में जंप करना चाहते हैं, रुक जाइए। कुछ लोग स्विच करना चाहते हैं जॉब, तो रुक जाइए। बहुत बड़ी आपको लग रही है बातें कि ये ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, रुक जाइए ये समय के लिए। थोड़ा सोच विचार करके दूसरों की राय लीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, उसके बाद। और जो बिज़नेस आपको नहीं पता है, जिसकी आपको जानकारी ही नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है कि अरे इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा और दूसरा बंदा मेहनत कर रहा है, चला रहा है, तो मुझे अलग से अर्निंग होगी, तो वो नहीं होगा। वैसा मत कीजिएगा ये समय में पर्टिकुलरली। ब्रदर सिस्टर, ये भी स्थान उसी का है, थर्ड हाउस, और इस वजह से उनके साथ भी बॉन्डिंग रिलेशन ब्रेक हो सकता है, उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। उनके साथ अगर कोई डीलिंग है, कोई जब पुरानी कोई प्रॉपर्टी है या पार्टनरशिप है या ऐसा कुछ भी है, नया बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, पार्टनरशिप का एनीथिंग, तो वो हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है ये समय में, आप अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। सो वो सारी चीज़ें हो सकती है, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम क्या है कि केतु आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में आएगा। सो केतु फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है, और केतु का वहाँ आना एक इल्यूज़न क्रिएट करता है। सो यहाँ पर आप साहस करने के लिए आप अग्रेसिव होंगे, और क्योंकि वीनस आपका कुंडली का मालिक है, अगर वो अच्छी स्थिति में है या नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेटली लग्जूरियस चीज़ों के पीछे भगाता है। सो वो आपको एक तरफ वीनस का लग्जूरी, केतु का एल्यूजन, और गुरु जो थर्ड हाउस का मालिक है वो साहस करवाने जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ वो कैप्चर है 6th हाउस में, राहु और शनि के बीच में, आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपको लॉस कर सकता है। ये सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ, जो आपको लगे कि हाँ ये ऐसा, तो वो चीज़ है। इसीलिए आपको बड़े, और सबसे बड़ा खतरनाक केतु है, ये समय में आपको बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज़ केतु आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। सो जो आपको लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, वो सिर्फ बातें होंगी और कुछ नहीं होगा, और इल्यूजन और मृगजल की तरह सब कुछ होगा। सो ये एक चीज़ है। राहु आपके 7th हाउस में होगा उस टाइम पे। सो 7th हाउस पार्टनरशिप का है, सो पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पंचम भाव में है, लेकिन पंचम भाव शेयर बाजार का है, और उसका कारक शनि है, मालिक शनि है, और कुंडली में उसी स्थान में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बाकी सब जो चीज़ें हो रही है वो आपको हर्डल्स क्रिएट कर रही है, और शनि की पोजीशन 5th हाउस में आपको स्टॉक मार्केट में
रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना करा दे, वो ध्यान रखना है। जो भी करें लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स के हिसाब से करें। आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मुझे इतना कुछ फ़ायदा हो जाएगा स्टॉक मार्केट में या कहीं और इन्वेस्ट करके, तो लॉन्ग टर्म का ही सोच के करिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं। और बेटर है कि ये समय को अवॉइड करें जहाँ से ये योग एटलीस्ट शुरू हो रहा है। मैं 15 अप्रैल बोल रहा हूँ, 29 से अप्रैल से शनि, और 12 जुलाई तक शनि का इफेक्ट है। शनि वापस मकर में चला जाएगा, ये योग ख़त्म होगा। लेकिन कुछ ग्रहों के इफेक्ट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हैं, तो पहले से शुरू हो जाते हैं और ख़त्म बाद में होते हैं। सो ये ऑब्जर्वेशन है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें जो अपना बेनिफिट पा सके वो कीजिए। सो बेटर रहेगा। एक ऑब्जर्वेशन में टाइम को रखिए, पास्ट को देखिए, पास्ट में ऐसे योग आपकी लाइफ में कब हुए थे, उसको कैलकुलेट कीजिए, आप उसको ऑब्जर्वेशन में लाइए कि अरे इसमें क्या हुआ था। सो आपको बहुत करीब के रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, और वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट कराएगी। आपकी उस टाइम की दशा और अभी की दशा में फ़र्क होगा। सो दशा का फ़र्क है, लेकिन वो दशा अगर अच्छी होगी उस टाइम पे तो थोड़ा अच्छा हुआ होगा, और अगर ये दशा अच्छी नहीं है उसके कंपेयर में और ये योग आ रहा है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बारीकियाँ आप खुद देख सकते हैं अपने पर्सनल चार्ट में। सो मेरा इंटेंशन ये है कि आपको ये समय में मैक्स टू मैक्स बेनिफिट हो और कम से कम लॉस हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।